Okay, good morning, everyone. So, in the last lecture, we have completed our ancient history, ठीक है, and from today onwards, we are starting our medieval history. तो जो मध्यकालीन भारत है उसकी शुरुआत करेंगे. अब जो आपका एंशियंट हिस्ट्री है और मेडिवल हिस्ट्री है उसके बीच में जो बेसिक फर्क है, किसी को आइडिया है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एंशियंट हिस्ट्री एंड द मेडिवल हिस्ट्री? मतलब किन चीज़ों का एकदम से चेंज आ जाएगा मेजॉरिटी तौर पे? हाँ, एक रिलीजन. ठीक है, रिलीजन या टाइप ऑफ रूलर्स के ऊपर यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज आएगा. अगर आप एक मतलब बेसिक क्राइटेरिया देखोगे ना, तो पूरे के पूरे एंशियंट काल में आपको किस तरह के जो रूलर है वो ज़्यादा देखने को मिले हैं. ठीक है, तो पूरी एंशियंट में आपको ज़्यादातर भैया ऐसे लोग हैं जो हिंदुइज्म से जुड़े थे, और दूसरे ऐसे लोग हैं जो बुद्धिज्म, एंड तीसरे तरह के लोग कैसे थे, जैनिज्म से जुड़े हुए थे. क्लियर? यही तीन धर्म जो थे वो मेनली आपके कहाँ पर देखने को मिलेंगे? एंशियंट हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे. अब जब हम हाँ, आप लोगों को पता है, आप लोगों को बताया तो था कि पोस्ट गुप्ता के बाद ज्यादा नहीं होता उसमें. हाँ, वो वाले मैंने नोट्स दिए ना, वो वाले मैंने बोला है कि वो वाला जब आप एक बार पढ़ के आओ, उसमें से जो नहीं समझ आएगा मैं बता दूंगा आपको, चोल चेर पांडे वाला, क्योंकि वो बहुत लंबा वाला हिस्ट्री का काल है. उसको मैं अलग से ही पढ़ाता हूँ. ये भी कंप्लीट हो जाए तो कराऊंगा उसको मैं, क्योंकि मेरे को एंशियंट भी पूरी, वो मेडिवल भी पूरी करानी है ना. कराऊंगा कराऊंगा, उसमें तो भी एक टॉपिक और भी है, और मेरे को याद है, वो मैं करा के जाऊंगा, टेंशन मत लो. ठीक है. नहीं नहीं, वो है, वो दिमाग में है, दो टॉपिक है मेरे दिमाग में, वो कराऊंगा मैं. वो एक्चुअली मिसफिट हो रहे हैं ना अभी, कहाँ पे फिट करूँ वो नहीं समझ आ रहा. क्लियर? सो ये जो हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म और जैनिज्म है, मेनली इन तीन धर्मों के लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे. अब जब आप बात करोगे कि मेडिवल हिस्ट्री में जब आओगे, ठीक है, जब तक हम क्या पढ़ेंगे, अर्ली किंग्स की बात करेंगे या अर्ली किंगडम्स की बात करेंगे. तो अर्ली किंगडम्स में आप अभी भी कुछ देखोगे कि कुछ हिंदू रूलर है आपके. किधर किधर की साइड है हिंदू रूलर? आपका जो नदर्न इंडिया है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया है. जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक रूलर आप अगर कभी सुनोगे तो दैट इज पृथ्वीराज. सुना है किसी ने? हाँ, अक्षय कुमार. ठीक है, पृथ्वीराज का नाम आप सुनोगे, जो कि चौहानों के राजा हुआ करते थे. ऐसे ही आप जयचंद का नाम सुनोगे, ठीक है, जो कि आपका कन्नौज साइड के राजा हुआ करते थे. ऐसे ही और बहुत सारे छोटे छोटे राजाओं का नाम सुनोगे. मतलब ये लेटर के वंश हैं, या फिर आप बोल सकते हो अर्ली मिडिवल किंगडम्स हुआ करते हैं. अब ये जो अर्ली मिडिवल किंगडम्स होते हैं, इनका बेसिकली काम क्या था? ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म सेटअप करते हैं फॉर द इन्वेजन ऑफ मुस्लिम इन्वेडर्स. ठीक है. अब होगा क्या, जैसे जैसे जो मुस्लिम इन्वेडर्स है वो इंडिया में आते रहेंगे और धीरे 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 वो अपना राजपाट स्टेब्लिश करते रहेंगे. आप देखोगे ये जो कड़ी है ये शुरू हो जाएगी 800 सीई से. 8 सीई से मतलब 8वीं, या फिर इसको बोल सकते हो आप, हाँ, 9th सेंचुरी से ये कड़ी शुरू हो जाएगी. और ये लगभग लगभग कहाँ तक चलेगी? 12th सेंचुरी तक चलेगी. ठीक है. 12th सेंचुरी में ऐसा क्या होता है? 12th सेंचुरी में आप देखोगे एक होगी आपकी बैटल ऑफ तरायन. सुना है किसी ने तरायन का युद्ध? नहीं सुना? यही वो युद्ध था जो कि किस किस के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज के बीच हुआ था, और दूसरा मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था. अब अगेन इंडियन हिस्टोरियंस जो है, ये जो थोड़ा सा आपको पता है ना कि वैसे वाले हिस्टोरियंस, थोड़े राजपूत हिस्टोरियंस, वो तो बोलते हैं कि पृथ्वीराज ने 11 बार हराया था गौरी को, है ना, सुना होगा ये. एक्चुअल हिस्ट्री ऐसा नहीं बताती. एक्चुअल हिस्ट्री में मैं कहीं इस चीज को मतलब लिखा नहीं है प्रॉपर से. वहां पर सिर्फ इतना बोला गया है कि एक बार हराने का तो फिर भी पता लगता है, दूसरी बारी में गौरी जीत गया था. और जब गौरी जीत गया था तो ध्यान रखना, गौरी अपना यहाँ पर किंगडम छोड़ के गया था, मतलब अपना एक चेला छोड़ के गया था, एक स्लेव छोड़ के गया था. ठीक है. उस स्लेव का नाम क्या था आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक. क्लियर? ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, यहाँ से आपका क्या शुरू हो जाता है? दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है. अब एक एक करके ना बस नाम इनके देखते रहो ताकि आज आपको आइडिया लग जाए. जैसे एंशिएंट के टाइम में मैंने पूरी क्रोनोलॉजी बताई थी ना आपको, वैसे ही आज भी हम ट्राई करते हैं कि पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी पकड़ ले. ठीक है, तो चलो एक बार क्रोनोलॉजी के हिसाब से ही देख लेते हैं जो मैंने आपको ये बताया. यहाँ पर देखो जरा दोबारा से,
क्या क्या बताया मैंने? बैटल ऑफ, ठीक है, बैटल ऑफ तरायन। बैटल ऑफ तरायन में आपका कौन कौन हुआ करते थे? एक तरफ पृथ्वीराज थे, पृथ्वीराज वर्सेस गौरी, ठीक है, जीता कौन? गौरी वॉन, ठीक है, पृथ्वीराज जीते। हाँ हाँ, पर पहले वाली का रेलेवेंस उतना मानते नहीं है, क्योंकि मेन हिस्ट्री जो शुरू है, हमारे पढ़ने की जो हिस्ट्री शुरू है वो यहाँ से शुरू है, ठीक है। तो पृथ्वीराज हो गया। अब पृथ्वीराज के बाद यहाँ पर कौन आ गया? गौरी। गौरी जब यहाँ से गए इंडिया से, तो गौरी ने यहाँ पे किसको बिठा दिया? अपने एक चेले को बिठा दिया, और उस चेले का नाम हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। ये देखो, ये दिल्ली सल्तनत का राजा तो बन गया, बट ही वॉज स्टिल द स्लेव ऑफ गौरी। ये आज भी किसका स्लेव माना जाता है? गौरी का स्लेव माना जाता है। और कभी कभी आपसे अगर सवाल आएगा, द ओनली दिल्ली सल्तनत रूलर हु वाज कंसीडर्ड एज अ स्लेव, मतलब लास्ट तक वो गुलाम ही रहा, वो कौन है? वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। क्योंकि इसके बाद जो व्यक्ति आया, उसने बीच में, अपने कार्यकाल के बीच में अपनी आजादी मांग ली थी गौरी से, और गौरी ने उसे ग्रांट भी कर दी थी, मतलब दे दिया था। हुआ होगा जो भी उनके बीच में डील डिस्कशन हुआ होगा, बट दे दिया था, ठीक है। वैसे तो जब हम पृथ्वीराज की कहानी सुनेंगे, पृथ्वीराज की कहानी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट आज नहीं सुनाऊंगा आप लोगों को वो। सुनिए किसी ने? मूवी देखी है, ठीक है। पृथ्वीराज और जयचंद के बीच में लड़ाई किसको लेके थी? किसकी वजह से थी पृथ्वीराज और जयचंद के बीच में लड़ाई? है ससुर? अरे ससुर और दामाद लड़ते कहाँ है भाई? जंग थी। हाँ, किस बात की लड़ाई थी, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। टेरिटरी को लेके, चलो एक तो वो था। हाँ, इनके कुछ मैटरनल रिलेशंस भी पाए जाते हैं, आप देखोगे ऐसे, मैटरनल या पैटर्नल। मतलब जब दिल्ली के ऊपर बैठने की बात आई थी ना, दिल्ली की गद्दी पे बैठने की बात आई थी, तो जयचंद को हमेशा लगता था कि जयचंद बहुत, मतलब जयचंद बड़ा था एक तो उम्र में, ठीक है, एक तो जयचंद बड़ा है, और ऊपर से वो कन्नौज का राजा ऑलरेडी रहा है, तो शायद दिल्ली भी उसके पास आएगा। बट दिल्ली को उससे लेके किसको दे दिया गया था? पृथ्वीराज, जो कि छोटे लड़के थे उस समय, 22-23 साल का लड़का होगा, उसको दे दिया। तो एक तो जयचंद वहां से किल था, मतलब जहां पर जयचंद को थोड़ा सा बुरा लग गया इस बात का कि भैया मेरे को छोड़ के, मतलब मेरे से ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी गई है? एक छोटे बच्चे को दी है, एक छोटे बालक को दी गई है, कि हाउ यू थिंक ही इज मच मोर केपेबल रूलर देन मी। पहली चीज तो ये। दूसरी बात, जो जयचंद की बेटी थी, जहां तक मुझे याद है संयोगिता नाम था उसका, ठीक है, संयोगिता और पृथ्वीराज, इनका लव अफेयर हो गया, जो कि जयचंद को बिल्कुल पसंद नहीं था। और जयचंद मना भी कर रहा था संयोगिता को कि मैं तेरी शादी कहीं और कराता हूँ, संयोगिता नहीं मानी, बेचारी भाग के चली गई इसके साथ। तो इंडिया की पहली मैरिज हुई थी जो भाग के हुई थी, मतलब वैसे मुझे नहीं पता, इससे पहले भी हुई है, मैंने तो पहली यही सुनी है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, गौरी जीता, गौरी बिठा के चला गया कुतुबुद्दीन ऐबक को, ये लास्ट तक एक क्या रहा? गुलाम ही रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया? इल्तुतमिश, उन्हीं का जो दामाद जो कहा जाता है, ठीक है, इल्तुतमिश। मैं इसमें भी आपको जो इंपॉर्टेंट है ना, उन्हीं के नाम बताऊंगा बस, क्योंकि देखो हिस्ट्री में हर एक चीज आप पढ़ लो, ये पॉसिबल है ही नहीं। आपको इतना समझना है कि आपके एग्जाम में क्या आना है, और उस एग्जाम के हिसाब से कितना पढ़ना है। नहीं तो सेम हिस्ट्री के नोट्स आपको मेडिवल हिस्ट्री के इतनी सी बुक में भी मिलेंगे, और इतनी मोटी बुक भी मिलेगी। अब वो आपके ऊपर है, आप कहाँ से अपने नोट्स निकाल पा रहे हो, या कितना आप पढ़ पा रहे हो, क्योंकि पढ़ने को तो पूरा ब्रह्मांड है भाई। 800 एडी से शुरू करोगे और कब तक जाओगे? 1700 एडी तक भी जाओगे, तो बहुत सारा हो जाता है 800 एडी से लेके 1700 एडी। जब तक आपका कौन ब्रिटिशर्स का पूरा प्रॉपर प्रोमिनेंस में आता, बैटल ऑफ प्लासी नहीं होती, कितना लंबा टाइम पीरियड है सोचो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको कि भैया जितना पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, रेलेवेंट है, उसी को पढ़ते हैं हम, ज्यादा इधर उधर हाथ पैर नहीं मारते। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड कौन आया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद कौन आया? यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे कौन थी? रजिया सुल्ताना ही थी, ठीक है। अभी सिर्फ नाम जानो बस, उससे काम हो जाएगा। रजिया के बाद कौन आया? पता है किसी को रजिया के बाद? हाँ भाई, बीए हिस्ट्री, ये तो पढ़ लिया होगा आपने मेडिवल। तो बताओ फिर रजिया के बाद कौन आया? याद नहीं आ रहा? ये
हस्बैंड नहीं, नहीं हस्बैंड तो इन्हीं के साथ निकल लिए थे बेचारों के, दोनों के आज भी दिल्ली में कब्र है और बहुत बुरा हाल है इनकी कब्रों का। इनकी तो मतलब इज्जत ही नहीं करी किसी ने उस टाइम पे, पता है क्यों नहीं करी है? हाँ महिला भी थी, साथ साथ इन्होंने जो शादी करी थी वो एक स्लेव से करी थी, अफ्रीकन स्लेव से शादी कर ली थी इन्होंने, ध्यान रखना। हाँ 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 सही में, आप सर्च मार के देखो, गूगल करो, इसके ऊपर तो मूवी भी बनाई है किसने, हेमा मालिनी ने, रजिया नाम से। वहाँ जो नोबल्स थे वो इन पे इसी चीज के लिए तो गुस्सा थे कि चलो ठीक है आप किसी नोबल मैन से शादी कर लेते, एक इंडियन नोबल मैन से कर लेते, बट वो नोबल जो फिर मतलब वो नोबल भी नहीं था, वो प्रॉपरली स्लेव ही था, तो आप किसी स्लेव से शादी कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंस ना, मतलब वो एक वो जाता रॉयल्टी और स्लेव्स के बीच में ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं होने चाहिए, इस तरह के रिलेशन नहीं होने चाहिए, तो उस वजह से भी था। साथ साथ इस समय पे एक व्यक्ति और भी फेमस था, बलबन, बलबन का नाम सुना है किसी ने? yes. इनके बाद जो मोस्ट फेमस आया है दैट इज बलबन। बलबन के लिए बोला भी जाता है इन्होंने आयरन एंड हाँ पॉलिसी बनाई है, आयरन पॉलिसी बनाई थी, ठीक है। आयरन पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट होती थी कि किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा ही सजा दी जाती थी। दूसरा ये अपने आप को बहुत बड़े बड़े टाइटल देते, दीने इलाही बोला करते थे कि मेरे लिए मेरे सामने पबूसा करो, मेरे सामने सजदा करो, ठीक है, इस तरह के टाइटल खुद को दिया करते थे। फिर बलबन के बाद कौन आया, किसी को पता है बलबन के बाद कौन आया? खिलजी। यस, मेजोरिटी तौर पे तो आप खिलजी का ही नाम सुनोगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बलबन के बाद उसके बच्चे नहीं आए, उसके बच्चे भी आए, पर बलबन के बच्चे ना उतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। क्यों? केपेबल नहीं थे, ध्यान रखना। बलबन फेमस क्यों हुआ? बलबन फेमस हुआ चालीसा की वजह से। चालीसा सुना है आपने? इसको तुजू के चलंगनी भी बोला जाता है। अभी जो चलंगनी था, इट वाज अ ग्रुप ऑफ 40 नोबलमैन। एक ग्रुप होगा जिसमें कितने लोग होंगे? 40 लोग होंगे। और वो 40 लोग किस लिए होंगे? राजा को सलाह देने के लिए होंगे। तो ये 40 लोग इल्तुतमिश के टाइम हुआ करते थे। उसी 40 में से एक था बलबन। और जब रजिया बनी तो यूजुअली सबने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया, और रजिया ने सबसे ज्यादा बलबन को क्यों क्रिटिसाइज करा? क्योंकि आप अगर हिस्टोरिकल उसमें जाओगे, ठीक है, तो बलबन वॉज काइंड ऑफ अ वेरी अगली मैन, तो रजिया उसका मजाक उड़ा देती है। अब क्योंकि रजिया मजाक उड़ा देती है, अगेन मैन ईगो हट हो जाता है, और वो डिसाइड कर लेता है कि अब तो इसको गद्दी से हटा के रहना है। सिर्फ इस वजह से, मतलब सिर्फ इस वजह से नहीं, और भी एस्पिरेशंस रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ कि वन ऑफ द रीजन, मोटिवेशन ये भी हो सकता है। तो फिर बलबन ने किसको सक्सीड किया? रजिया सुल्ताना को सक्सीड किया। क्लियर? ओनली फीमेल जो एम्परर रही है वो आपकी कौन रही है? रजिया सुल्ताना रही है। इनसे पहले कोई थी? भाई बताओ, पूरी हिस्ट्री की टाइमलाइन में कोई आपने किसी का आपने नाम सुना जो फीमेल इंपॉर्टेंट रही हो? है प्रभावती? हाँ हो सकता, पर उनका नाम तो सिर्फ एक छोटी सी जगह पर था ना। हाँ, और किसी, क्योंकि उनको वो लैंड मिली थी ना, वो जो लैंड का था वो भी क्यों मिला था? क्योंकि उनकी शादी कहीं और हो गई थी और उनके पति की डेथ हो गई थी, तो फिर जो गुप्त थे उन्होंने खुद दिया था, है ना। तो वहां आप देख सकते हो कि प्रभावती गुप्त जो थी, उनका नाम आपको देखने को मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ लैंड। याद है ये वाला फैक्ट वाला लिखवाया था मैंने आप लोगों को, कि इकलौती महिला का जिसका आपको साक्ष्य मिलेगा या जिक्र मिलेगा वो प्रभावती गुप्ता होगी। अभी तक ये समझ आया? ये जो थी यहां से लेके यहां तक, इसे बोला जाता है स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, या गुलाम वंश, ठीक है। अब इस गुलाम वंश में भी अलग अलग वंश के लोग थे, जैसे कुतुबुद्दीन का जो वंश था वो कौन सा वंश था? मैंने बताया भी था आपको, एक दिन डिस्कस कर रहे थे हम कि, याद करो, जाते जाते बता के गया था कि कुतुबुद्दीन अलग अलग वंश का था और इल्तुतमिश अलग वंश का था। क्योंकि कायदे से इल्तुतमिश इसका दामाद तो बाद में बना, पहले स्लेव हुआ करता था, ठीक है। ये आए थे आपके मामलुक, मामलुक वंश से, और जो ये भाई साहब थे इल्तुतमिश, ये आए थे आपके, यस, इलबारी डायनेस्टी से।
तो रजिया बिल बारी की होगी, बलबन अलग हो गया। बलबन का हम इतना जानने की मतलब ऐसी कोई तीव्र इच्छा किसी को नहीं रही है, ना आज तक बलबन के बारे में पूछा गया। मतलब बलबन के बारे में उसका वंश पूछे उससे ज्यादा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बलबन करके गया है। चालीसा के बारे में पूछा जा सकता है, इसकी जो आयरन पॉलिसी थी उसके बारे में पूछा जा सकता है, इसमें जो रिफॉर्म लाए थे वो पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो पूछे जा सकते हैं। स्लेव डायनेस्टी समझ आया आप सबको? अब यहाँ पे सब लोगों को स्लेव डायनेस्टी का आइडिया लगा कि स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन थे। पहले तो ये पता लगा कि स्लेव डायनेस्टी शुरू कैसे हुई थी। हाँ जी, पीछे आपको आइडिया लग गया कैसे शुरू हुई आपको? इधर पे किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी देवी जी, पक्का आपको मैम, है ना? क्योंकि पहला लेक्चर है तो इसलिए थोड़ा सा संभल के, जैसे एंशिएंट में था, पूरा टाइमलाइन एक बार दिमाग में बैठ जाए ना तो चीजें क्लियर हो जाती है। अब एटलीस्ट मतलब आई होप, मेरे को ये लगता है कि एंशिएंट में टाइमलाइन में तो नहीं फंसोगे, टाइमलाइन तो क्लियर होगी। क्या हुआ, नहीं क्लियर है? अभी भी कंफ्यूजन है टाइमलाइन? क्या कंफ्यूजन है टाइमलाइन में? वो तो मैंने 2 दिन लगा के पढ़ाई थी, बहुत शांति से पढ़ाई थी और अच्छे से। आज ये टाइमलाइन क्लियर है एंशिएंट की, कहाँ से शुरू हुई थी कहाँ तक गई थी? पक्का? ऐसे उंगलियों पे गिना सकते हो? पहले क्या था? पहले स्टोन एज थी, उसके बाद? हाँ जी, स्टोन एज के बाद क्या आया था? स्टोन एज पूरा ही एक साथ रख दो। हड़प्पा, उसके बाद? उसके बाद ठीक है, उसके बाद ओके आगे? ठीक है, मगध में मतलब मगध में कौन कौन से रूलर्स थे पहले? सबसे पहला वंश कौन सा था मगध में? हरियंक वंश था। दूसरा? नाग। तीसरा? नंद। और चौथा? मौर्य। ठीक है, बस ऐसे याद रखना है, बट एक टाइमलाइन देख लेना, कभी कभी टाइमलाइन से भी काम हो जाएगा। आप 2000 कौन सा वाला, 23 वाला या 24 वाला, आई एम नॉट श्योर, बट 23 या 24 वाला पेपर उठा के देखो दे, 6 उन्होंने किंगडम पूछे हैं और बस इतना बोला है कि अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल मैनर। उसमें से आप 2 भी पकड़ लेते, अगर सिर्फ 2, आपके ऑप्शन सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि 6 ऑप्शंस दिए उन्होंने, मतलब 6 किंगडम्स थे और उन 6 से 4 ही ऑप्शंस बना सकते थे वो। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से ज्यादा पॉसिबिलिटी थी नहीं उनपे। अगर नंबर ऑफ ऑप्शन ज्यादा होते तो बहुत कंफ्यूज कर देते। 2 भी आप प्रॉपरली अरेंज कर देते, 2 से 3, आपको 6 याद रखने की जरूरत ही नहीं। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलूंगा, यूपीएससी के क्वेश्चन जितने पहले इंस्टेंस पे टफ लगते हैं उतने होते नहीं है। अगर आप बस घबराओ नहीं और उनको करने की सोचो। कभी पीवाईक्यूज अगर आप सॉल्व करोगे, आपको शुरू में देखने को लगेगा यार ये बहुत टफ क्वेश्चन है, बट एक बार आप उससे गो थ्रू करोगे और आपको उसका ट्रिक पता लग जाएगी ना, या पीसीएस वगैरह में भी आपको एक बार ट्रिक पता लग गई कि अच्छा इसमें ये खेला गया है, तो आप बिना कभी कभी आंसर जाने भी आंसर निकाल सकते हो। और मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत सीरियस है कि अगर आपको भाई 4 स्टेटमेंट दिए, 4 में से आपको पता है एक तो गलत गलत है, सीधा एलिमिनेट करो, आंसर आ जाता है कभी कभी। बाकी 3 ना भी जानो ना तब भी काम चल जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि ज्यादा इधर उधर का दिमाग लगाना हो। चलो, स्लेव डायनेस्टी हो गई, गुलाम वंश हो गया। अब गुलाम वंश के बाद हम चलते हैं किसके ऊपर? गुलाम वंश के बाद आपका आता है खिलजी। खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, तो खिलजी डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? हैं? नहीं नहीं, बख्तियार खिलजी वो तो जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी थे। 2 ही राजा, यस 2 ही राजा रहे हैं, तो इसमें तो आपको 2 ही याद रखने हैं। पहले थे जलालुद्दीन। किसी ने देखी है खिलजी मूवी? खिलजी मूवी थी कि पद्मावत थी? पद्मावत थी, सॉरी, पद्मावत देखी है? क्या कर रहे हो, कुछ तो अच्छा देख लो यार। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखी है किसी ने? गांधी देखी है? नहीं देखी है? बहुत बढ़िया। कोई छपरी मूवी का नाम बताना जो देखी हो तुमने। है? सही यार, कौन सी मूवी बोली?
क्या क्या बोलूँ मैं तुम लोगों को, तुम्हें कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी उम्र से ही निकल गया हूँ, मैं भी ऐसी हरकतें करता था एक टाइम पे। देखो अच्छी मूवीज देखो जिसमें कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हो, कुछ तो दिमाग में बैठेगा। गांधी मूवी तो जरूर देखो यार, गांधी तो मैं मस्ट रिकमेंड करूंगा। ठीक है, गांधी देखो, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखो, शहीद देखो, और दो तीन मूवीज और हैं जिसमें हिस्टोरिकल रेफरेंसेस बहुत दिए गए हैं। अब रंग दे बसंती मत देखना, रंग दे बसंती इतनी अच्छी नहीं है। उसमें मतलब इतना ज्यादा कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस जोड़ा नहीं गया है। कौन सी मूवी बोल रहा था मैं, हाँ अलाउद्दीन, पद्मावत देख सकते हो, पृथ्वीराज देख सकते हो। हाँ बाजीराव मस्तानी वाज अ गुड मूवी, है ना, बस वो थोड़ा सा लव एंगल ज्यादा ले गए, अदरवाइज बाजीराव वाज अ वेरी एबल रूलर। मतलब आपको थोड़ा थोड़ा उसमें से ना, जब आप मराठा वराठा पढ़ोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा पता लगता रहेगा, अच्छा ये था जो 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 आप पढ़ोगे वो आपको क्लिक हो जाएगा, तो आपके लिए रेफरेंस मिलाना आसान हो जाएगा। जैसे अगर अभी आपने देखा होता तो मैं बता सकता हूँ कि जलालुद्दीन कौन था उसमें, रजा मुराद, अगर आप लोगों को याद हो, मोटा सा आदमी, वो था जलालुद्दीन, और उसके सामने जो खड़ा था वो अलाउद्दीन था। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन थे, जलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इनके बाद आपके कौन आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी भाई साहब आते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट रूल होता है, शॉर्टेस्ट रूल मतलब पूरे गुलाम वंश में जिनका सबसे छोटा कार्यकाल होगा वो कौन थे, वो खिलजी वंश के ही लोग हुआ करते थे। क्लियर, ये ध्यान रखना आप लोग। अब जब जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जलालुद्दीन खिलजी तो वाज जस्ट अ फाउंडर, बट अलाउद्दीन खिलजी वाज द रियल मतलब जो एम्पर हुआ करता था उस समय का, उसको माना जाता है। इनके टाइम की जो मार्केट पॉलिसी है, कि मार्केट पॉलिसी क्या होती है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इन्होंने किस तरीके के चेंजेस लाए थे, मिलिट्री में क्या क्या चेंजेस लाए थे, कौन कौन से पद ये लेके आए थे। जैसे दीवाने अर्ज, सुना है किसने दीवाने अर्ज, किस चीज के लिए था दीवाने अर्ज? हाँ, हाँ पता है किसी को? ठीक है, पता लग जाएगा, टेंशन मत लो। जिनको नहीं पता उनको सारे बता के जाऊंगा कि ये जो पद हुआ करते थे दीवाने अर्ज किसके लिए था, या मिलिट्री के लिए जो पद हुआ करता था वो किसके लिए था, या एक स्लेव्स के लिए एक अलग से ही आपका डिपार्टमेंट बना दिया था। वो तुगलकों के टाइम पे स्लेव के लिए अलग से डिपार्टमेंट था, और सोचो उसके ऊपर सवाल पूछा गया कि जो गुलामों के लिए डिपार्टमेंट था ना वो क्या था। तो इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स बने हैं वो इम्पोर्टेंट है। साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी का देखो, इन सब के जो कॉन्क्वेस्ट है वो तो इम्पोर्टेंट है, साथ में अगर किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ अच्छा किया है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे इनका मार्केट पॉलिसी, मार्केट रिफॉर्म, ठीक है, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इन्होंने जो सैलरी पे करना शुरू किया, अब देखो कहानी में जो मजा आता है ना वो ये आता है कि भैया इन पे ज्यादा पैसे थे नहीं, और इतना कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे, इनका इतना कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे कि जो इनको सेना थी वो प्रॉपरली मेंटेन करनी ही करनी थी किसी भी तरह से। सेना में ज्यादा सिपाही चाहिए थे तो ज्यादा सिपाहियों को सैलरी भी देनी पड़ेगी, इनके पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने क्या करा, अपने पहले तो सिपाहियों को कैश में देना शुरू करा कि भैया हम आपको कुछ सिक्के देंगे, मतलब ऑब्वियसली बात है कैश देंगे। सेकंड चीज इन्होंने, अब जब इन्हें पता लगा कि यार मार्केट में तो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ठीक है, जितनी सैलरी मैं दे रहा हूँ वो कम पड़ रही है, तो इन्होंने सैलरी बढ़ाने के बजाय सोचो क्या किया होगा, इन्होंने मार्केट ही कंट्रोल कर दिया, मार्केट के प्राइस कंट्रोल कर दिए ताकि इनके सिपाही चीजें अफोर्ड कर पाए। लेकिन उससे हुआ क्या, इकोनॉमिकल नुकसान होगा, क्योंकि आप इकोनॉमी को कंस्ट्रेंट कर रहे हो ना, इकोनॉमी का जो फ्री फ्लो है वो डिस्टर्ब कर रहे हो आप। भाई डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है इकोनॉमी, इन्होंने क्या कर दिया कि भैया डिमांड हो सप्लाई ना हो, आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते, प्राइस ये रहा आपका। तो जो भी ट्रेडर्स है क्या वो उस मार्केट में आएंगे? बताइए आप लोग। मान के चलो मेरा कोई प्रोडक्ट है ना, जैसे मैं गांव में खेती करता हूँ और मैं गेहूं उगाता हूँ या मूली उगाता हूँ, चलो गोभी उगा दी मैंने, अब मैं मंडी में गया सुबह सुबह बेचने, भाई एक मंडी में तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से है,
बट एक दूसरी मंडी में बोल रहे हैं कि नहीं भैया 10 रुपए से ऊपर लेंगे ही नहीं, हमेशा के लिए फिक्स है प्राइस, हम 10 रुपए से ऊपर लेंगे नहीं और 11 रुपए से ऊपर बेचेंगे नहीं। तो क्या आप जहां पे 10 और 11 का प्राइस है वहां बेचोगे? नहीं बेचोगे, है ना, क्योंकि मार्केट का सबसे बेस्ट टूल क्या है? डिमांड एंड सप्लाई, उसी का तो मजा है, अदरवाइज इकोनॉमी है क्या? क्लियर? खिलजी डायनेस्टी समझ आई सबको? हाँ जी, खिलजी डायनेस्टी क्लियर हुई? आप लोग बताओ, खिलजी क्लियर हुआ? पक्का? चलो वेरी गुड। खिलजी के बाद कौन आए थे? यस, तुगलक वंश आया था यहाँ पे। शुरुआत किसने करी थी इसकी? गियासुद्दीन तुगलक ने करी थी, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे फिरोज शाह तुगलक, और सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, ये इंपॉर्टेंट है। ही वॉज वेरी पढ़ा लिखा आदमी हमारे जैसा, बट राजा अच्छा नहीं था एज पर दी जनता, क्योंकि जरूरी नहीं है जो पढ़ा लिखा हो वो लीडर भी अच्छा हो, है ना। तो फिरोज शाह तुगलक, इनके टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई है, कैनाल सिस्टम बहुत ग्रो हुआ है। ध्यान रखना है फीचर्स हैं कि भैया किसके टाइम पे कैनाल सिस्टम, तो कैनाल सिस्टम यहाँ पे नहरें जो हुआ करती थी, ठीक है, नहरों का प्रचलन हुआ। अब नहरें हैं तो इसका मतलब क्या अच्छा हुआ होगा? इरिगेशन हमने अच्छा किया होगा, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर अच्छा हुआ होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए फोकस किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए गए। मोहम्मद बिन तुगलक तो बेचारा इतना समझदार आदमी था कि इसको लगा कि साउथ इंडिया से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा, तो एक काम करता हूँ, पूरी की पूरी कैपिटल ही लेके चल देता हूँ साउथ में। और ये मैं सार्केज्म में कह रहा था, अगर आप लोगों को नहीं समझ आया हो तो। ये जब पूरी की पूरी कैपिटल कहाँ लेके चलना शुरू करे, साउथ लेके गए, वो इनके लाइफ का या इनके एडमिनिस्ट्रेशन का वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर भी माना जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा, क्योंकि जब आप पूरी की पूरी कैपिटल लेके जाते हो तो बहुत सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट करते हो, और रास्ता इतना लंबा है, और होता क्या था, वो इधर आता था फिर ऊपर जाता था फिर इधर आता था, उस चक्कर में बहुत सारे जो टेरिटरी थी उनसे छूटती जा रही थी। वो चाहते थे कि सदर्न इंडिया में वो डायरेक्ट कंट्रोल कर पाए, डायरेक्ट कंट्रोल इन द सेंस कि जल्दी से वहां पर अटैक कर पाए, उस टेरिटरी को जीत पाए, तो उसके लिए उन्होंने अपनी कैपिटल ही शिफ्ट कर दी। बट जहां पर वो गए, देवगिरी जो नाम था, वो उतना बेस्ट नहीं रहा, मतलब दैट डिसीजन वाज नॉट दैट गुड फॉर द तुगलक एम्पायर, ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट लार्ज लॉन्गेस्ट, ठीक है, जैसे शॉर्टेस्ट वो था, लॉन्गेस्ट एम्पायर आप लिख सकते हो, जो लॉन्गेस्ट टाइम तक एम्पायर रहा है दिल्ली सल्तनत में, वो किसका रहा है? इन्हीं का रहा है। क्लियर जी? और कोई दिक्कत? ठीक है, इसमें जो छूट गए हैं रूलर, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं, और यही 3 इंपॉर्टेंट है, सवाल यहीं से आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे तो एक व्यक्ति का और आप नाम सुनोगे, इब्न बतूता, सुना है किसी ने? इब्न बतूता कहाँ का था? इब्न बतूता मोरक्को का था। क्यों भागा, क्यों इंडिया आया था, मतलब कैसे इंडिया पहुंचा? हाँ, वंडरर था वो, वंडरलस्ट जो थे ना, वंडरर टाइप आदमी था, उसको घूमने फिरने का शौक था, बचपन में ही निकल गया था 16-17 साल की उम्र में, भाई मैं घूमने जा रहा हूँ, निकला, ट्रैवल करता रहा, ठीक है। अब भाई देखो, एक होता है किताबी ज्ञान, एक होता है जो घूम घूम के आता है, और जिनको घूम घूम के ज्ञान आता है ना, उनका ज्ञान ज्यादा, आप देखोगे उनका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली बात है, नॉलेजेबल था, तो जब इंडिया पहुंचा तो MBT ने बोला उसे कि भाई तू यहीं रह जा, ठीक है, मैं काजी बना देता हूँ तुझे अपने एम्पायर का। सोचो, दिल्ली सल्तनत का जो एम्पर है वो बोल रहा है कि भाई मैं तुझे काजी बना देता हूँ, यहीं रुक जा। बट जिसको घूमने का कीड़ा है वो क्यों रुके? सीधी बात है ना भाई, जिसको चाहिए वो ऐसी जॉब की, स्टेबल जॉब। अब अगर कोई घुमक्कड़ आदमी है, घुमंतु प्राणी है, तो घुमंतु प्राणी के लिए तो कोई घर पे बैठने वाला काम तो कोई सही नहीं है, तो भाई साहब को निकलना था। तभी तो इनके ऊपर आपने गाना भी सुना होगा, इब्न बतूता बगल में जूता उड़ जावे चिड़िया फुर, और वो एक्चुअल में मतलब एक रेफरेंस दिया गया है, कॉमिकल रेफरेंस। इब्न बतूता जैसे रात रात में भागा था इंडिया छोड़ के, किसी को बताए बिना रात ही रात में दिल्ली सल्तनत को छोड़ के भागा था इब्न बतूता, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जाने नहीं दे रहा था।
इसीलिए वो कॉमिकल रेफरेंस बाद में मतलब ऐसे लोकगीत में गाया जाने लगा ना कि बन बतूता बगल में जूता। बगल में जूता क्यों, अगर पैर के जाता तो आवाज आ जाती, तो उड़ जावे चिड़िया फुर, ऐसे करके ये कॉमिकल रेफरेंसेस है। बहुत सारे राजाओं के इस तरह के कॉमिकल रेफरेंसेस आपको मिलेंगे, जैसे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। सुना है किसी ने इन दोनों की कहानी? नहीं सुना है? सुनना। ऐसे ही सूरदास के बारे में सुनना। सूरदास की भी अपनी एक कहानी है, बैकग्राउंड की कहानी है। वो इतने नॉलेजेबल कैसे बने? शुरुआत से इतने नॉलेजेबल नहीं थे। ठीक है, सूरदास थे कि कबीरदास? नहीं, कबीर नहीं, कालिदास। हाँ शायद नाम ही गलत लिखे, मैं कालिदास हो सकते हो। कहानी पढ़ना उनकी, इतने नॉलेजेबल कैसे बने, किस तरीके से उन्होंने एक्वायर करा। सो ये सारी चीजें आपको धीरे 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 करके समझनी है। और जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ, चाहे कनाल सिस्टम हो गया, चाहे कोई भी कहानी हो गया, इनको अलग अलग तरीके से पूछा गया है, इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। वो क्रोनोलॉजी वाइज पूछ लेते हैं। वो जैसे अलाउद्दीन का तो उन्होंने प्रॉपर पूछा, जैसे दीवाने अर्ज अलाउद्दीन के टाइम पे जो था कि भाई किसके टाइम पे आया था, क्योंकि ये चीज बाद में जाके मुगलों ने थोड़ा सा और अपग्रेड की है। जो भी इन्होंने यहाँ पर पद लाएंगे, जो भी ये पद, जो भी यहाँ पे ऑफिस डिपार्टमेंट लाएंगे, उसको आगे जाके अपग्रेड किया है। जैसे इनके टाइम पे एक डिपार्टमेंट होगा बंदगे खास, मुझे तभी नाम नहीं याद आ रहा था, बट अब आ गया, बंदगे खास। बंदगे मतलब बंदे एक खास, ऐसे करके एक नाम होता है। दैट वाज द डिपार्टमेंट फॉर रॉयल स्लेव्स, जो गुलाम होते थे। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे गुलाम की जो प्रथा थी, गुलाम प्रथा थी, वो बहुत चलती थी। हर किसी को घर में अपने गुलाम चाहिए। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों तरह के गुलाम उनको घर में चाहिए होते थे। तो जो रॉयल गुलाम होते थे उनके लिए अलग डिपार्टमेंट था कि भैया ये उस कारखाने में काम करेगा, ये उस जगह जाएगा, उस जगह जाएगा। तो इस तरीके से एक डिपार्टमेंट ही बना दिया गया, और वो डिपार्टमेंट आपको तुगलक टाइम पे देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा गया है इस बारे में। ठीक है, ध्यान रखना, 2019 या 18 का पेपर उठा के देखना, वहां पर आपको बंदगे खास करके टर्म मिल जाएगी। जैसे विष्ठी मैंने आपको बोला था, विष्ठी देखी थी आप लोगों ने जाके? सर्च मार ले तो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन मिल जाता आपको यार। ऐसी बंदगे खास सर्च मार लेना, सर्च तो मार सकते हो एटलीस्ट, इतना तो कर ही सकते हो। मेरे लिए ना करो, अपने लिए कर लो, थोड़े से सेल्फिश हो जाओ। चलो, तुगलक के बाद आता है आपका सैयद। ठीक है, सैयद में कुछ नहीं पढ़ना होता है। मैंने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा सैयद से आता हुआ मेरे कार्यकाल में। ठीक है, जो भी मेरा शुष्क में सा कार्यकाल रहा है, मैंने आज तक सैयद से कोई क्वेश्चन आता हुआ नहीं देखा। तो मैं तो सबको बोलता हूँ स्किप इट, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नाम मैंने तो आज तक नाम भी नहीं पढ़े कि सैयद में कौन कौन थे। सोचो, अच्छे खासे साल रहे हैं। ठीक है भैया, खिलजियों से ज्यादा रह गए तो ठीक ठाक साल रहे, मैंने आज तक नाम भी नहीं पढ़े सैयद में कौन कौन थे। अब मुझे आज तक किसी एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इट इज अप टू यू, अगर आपको क्यूरियोसिटी हो, वैसे तो तुम्हें है नहीं, है ना। जिन्होंने विस्टी टर्म जाके सर्च नहीं मारा उनको इसकी क्या ही क्यूरियोसिटी होगी। बट कुछ बच्चे होते हैं जिनको, तो अगर आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी हो, इफ यू वांट टू नो, देन यू कैन ओनली सर्च अबाउट देयर नेम। उससे ज्यादा मत करना क्या था कैसे था, नहीं आता सैयद के बारे में। ठीक है, बुक्स में भी बहुत छोटा सा रेफरेंस दिया होता है। इंपॉर्टेंट है कौन आपके? लोधी। ठीक है, लोधी में भी सीधा आते हैं, स्किप करते हैं, मतलब जो बीच के थे ना, आपके जो भी कौन कौन से लोधी हुआ करते थे, किसी को याद है उनके शुरू वाले लोधियों के नाम? है, बहलोल लोधी था, और सिकंदर लोधी। उसके बाद तीसरा कौन था? तीसरा जो लास्ट था, गुड। ठीक है, तो बहलूल, सॉरी बहलूल बोल रहा, बहलोल, सिकंदर, इब्राहिम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है इब्राहिम लोधी, क्योंकि यहीं से आपका नया एक फेज शुरू होगा। ये जो इब्राहिम लोधी था, आप ध्यान रखना, सिकंदर लोधी का एक और बेटा था दौलत खान लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी को तो क्या मिला, पूरा का पूरा दिल्ली मिला। ठीक है, दौलत खान लोधी को क्या मिला, सिर्फ पंजाब मिला। ऑब्वियस बात है, एक भाई को पूरा दिल्ली मिल जाए, पूरा इंडिया मिल जाए, और एक भाई को सिर्फ छोटा सा पंजाब मिले,
आज का पंजाब नहीं, उस समय का पंजाब जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी कुछ पार्ट आता था, ठीक है। तो पूरा का पूरा पंजाब मिल जाए, कौन ज्यादा खुश होगा इन दोनों में से? ये कौन दूसरे से किलसेगा? दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी से किलसेगा? अब क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि यही सेम कहानी यहां पर भी हुई है, यही सेम कहानी यहां पर होगी। और यहां से एक आपको अगर कुछ मोरल ऑफ द स्टोरी अगर आपको उठाना है तो आप एक चीज उठा सकते हो कि व्हेनेवर यू फाइट विद ईच अदर, बाहर वाला आपका ऑलवेज बेनिफिट उठा के जाएगा। ध्यान रखना, घर वाले सुन मतलब बताते भी होंगे ना कि जब घर में आंतरिक तौर से लोग लड़ रहे होते हैं ना, तो बाहर वाले हमेशा फायदा उठाते हैं। जैसे ये वाली कहानी सुनाता हूँ और इसी कहानी के साथ फिर पिछले वाली कहानी को भी लिंक करेंगे। सेम चीज हुई वहां पर भी, एग्जैक्ट सेम, कुछ चेंज नहीं है। तो अगेन दौलत खान लोधी था भाई, ये इब्राहिम लोधी से थोड़ा सा मतलब उतना फॉन्ड नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको दिल्ली साम्राज्य, ऑल्दो भाई था तो ऐसा तो है नहीं कि सामने मुंह पे बोले, और ऊपर से दिल्ली सल्तनत का राजा है तो कैसे बोल सकता है भाई, इतनी बड़ी सेना है, इतना बड़ा एम्पायर है, नहीं बोल सकता दौलत खान लोधी। तो दौलत खान लोधी ने पीठ पीछे थोड़े से षड्यंत्र करने शुरू करे। दौलत खान लोधी को पता लगा बाबर के बारे में, ठीक है। बाबर एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, 13 साल का लड़का जिसको अपने साम्राज्य से निकाल दिया, फरगना इसका जो मेन कंट्री थी, फरगना में जाना चाहता था, फरगना जा नहीं पाया, 13 साल की उम्र में निकला। तो भैया बाद में इसने अपनी क्या बोल सकते हो सेना इकट्ठी करी, फरगना पे युद्ध किया, हार गया, दोबारा इकट्ठी करी, दोबारा युद्ध किया, हार गया, डिवास्टेटेड कंडीशन, बिल्कुल खत्म कैटेगरी वाला आदमी, बहुत कम सैनिक बचे हैं इसके पास। चाहता तो था ये फरगना जाना, इसकी आखिरी इच्छा यही थी हमेशा से, भैया मुझे दफनाया जाए तो फरगना में दफनाया जाए, है ना। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं मरूं तो ऋषिकेश में मरूं, हमें उससे बढ़िया जगह क्या है ना। तो इसकी भी इच्छा थी कि भैया इसको मरना है, मतलब इसको दफनाना है तो फरगना में ही दफनाना, ठीक है। अच्छा आप लोग बताओ, इच्छा पूरी हुई इसकी कि नहीं हुई? हाँ, हो गई थी इसकी इच्छा पूरी, इसकी इच्छा पूरी हो गई थी, बट मरने के बाद, जीते जीते नहीं, जीते जी तो नहीं जा पाया बेचारा। बस इतना ध्यान रखना, वही है कि क्या बोले, अब कुछ रिग्रेट रह ही जाते हैं लाइफ में कि काश ये कर लेते, काश वो कर लेते, है ना। बाद में तो सिर्फ रिग्रेट रह जाएंगे। सो इसको भी रिग्रेट रहा। अब ये फरगना नहीं जा पा रहा था क्योंकि वहां पर चाचा चूचा बैठे थे, वो थोड़े ताकतवर थे, है ना। अगर आप देखोगे इसके ऊपर भी एक सीरीज बनी है एम्पायर करके, हाँ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, अच्छी अच्छी सीरीज बता सकता हूँ, देखनी है तो ये देखो, ठीक है, एम्पायर करके है, और उसमें इंडियन एक्ट्रेस ही हैं, इंडियन एक्टर एक्ट्रेसेस ही हैं, अब बहुत बढ़िया बनी है, अच्छी बनी है। आप देख सकते हो बाबर का जो पास्ट है ना, पूरा दिखाया गया है उसमें, बाबर का पास्ट, उसमें पूरा बाबर के ऊपर ऐसा वो फोकस किया गया है कि भैया कितना ही बुरा हुआ है लड़के के साथ। ऑल्दो अगर आप ब्रुटैलिटी के बारे में बात करोगे तो सारे ही ब्रुटल थे यार। देखो जो राजा होता है, वैसी बात है, मैंने बोला था ना, कौन बोल के गया था, मैकेवली बोल के गया था भाई ये तो, कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे प्यार करें या लोग आपसे डरे, एज अ राजा ज्यादा बेटर है कि लोग डरे आपसे। तो ब्रुटैलिटी तो ये सारे लोग करते थे, बस हाँ किसी किसी की कंडीशंस अलग अलग रही हैं, तो उन कंडीशन, तो इसके बारे में पता लगा, इसने सोचा कि यार अब कहाँ जाऊं, कहीं तो जाना है। तो ये ईरान वीरान अफगानिस्तान भटक रहा था, तो दौलत खान लोधी ने इसे इन्वाइट किया इंडिया, ठीक है। दौलत खान लोधी ने इन्वाइट भेजा कि आप इंडिया आओ, और इंडिया में ऐसे ऐसे करके इब्राहिम लोधी उसको हराओ, ठीक है। मजे की बात यह है कि जो मुगलों के स्वॉन एनिमी कौन हुआ करते थे एक टाइम पे, मुगलों के लोधी क्यों होंगे, जब मुगल स्टेब्लिश हो गए उसके बाद, महाराणा प्रताप कहाँ के थे वो, पाकिस्तान, अच्छा राजस्थान, हाँ राजस्थान में कौन सा किंगडम था उनका, है राजस्थान में मराठा घुसेड़ दो, बहुत बढ़िया। मैं मानता हूं कि गढ़वाली लोग राजस्थान से आए हैं, गुड। चित्तौड़ मेवाड़ के थे, मतलब प्रॉपरली ना, मेवाड़ वही चित्तौड़ का किला होता है, चित्तौड़ जो है वो किला तो इसकी कैपिटल थी। पता है आप लोगों को, सारे मतलब सारे नहीं मैं बोलूंगा, मोस्ट ऑफ द, वो थ्योरी बोली, जैसे आर्यंस की थ्योरी बोली जाती है ना सेंट्रल ईरान से, ऐसी गढ़वाल की स्टोरी भी ऐसी है कि कहाँ से आया, आज भी राजस्थान में एक जगह है रावतबाड़ा,
गांव है, ठीक है। आप देखोगे महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे, उनके जो सेनापति थे, उनका नाम रावत जी था। वैसे तो रावत आप सबको पता होगा, रावत वाज नॉट अ सरनेम, नेवर अ सरनेम, इट वाज अ टाइटल। आप में से है कोई रावत यहाँ पे? नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो रावत, मतलब जो जीनोलॉजी वाइज है, ये एक फैमिली नहीं थी। इट वाज लाइक अ पद, जैसे आज आप आईएएस बन गए, ठीक है, तो कभी आगे जाके हो सकता है कि आईएएस सरनेम ही बन जाए। जो आईएएस रहे उन्होंने आईएएस सरनेम ही ले लिया, वो वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बाबर को दौलत खान लोधी ने तो बुलाया, साथ में इनकी मदद करी राणा सांगा ने, ये ध्यान रखना। राणा सांगा कौन थे? मेवाड़ के राजा थे, क्योंकि इनकी लड़ाई किससे थी? इब्राहिम लोधी से थी। इनको तो दिल्ली का तख्त चाहिए था, दोनों को दिल्ली का तख्त चाहिए था। उन्होंने बोला चलो आपस में तो बाद में सलट लेंगे, पहले इसको हटाओ। और इन दोनों की, मतलब दोनों ही राजाओं की कैलकुलेशन में ये नहीं था। राणा सांगा किसके दादा थे पता है आपको? महाराणा प्रताप के दादा थे। तो जिस चीज के लिए महाराणा प्रताप इतना लड़ते रहे, वो चीज आप ऐसे बोल सकते हो उन्होंने के ही पूर्वज ने खुद ही खड़ी करी है, कि दुश्मन होते नहीं है, हम खुद बनाते हैं। सुना आपने डायलॉग? आपके दुश्मन होंगे, आप खुद ही बनाते हो, कोई ना कोई हरकतें करके। सबसे अच्छे से रहोगे तो क्यों दुश्मन बनेंगे? बन जाते हैं। किसी के बिना बात के दुश्मन बनाए कोई आज तक? बना आपका? हाँ, ये तो बोलती नहीं है बेचारी, ये गूंगी गुड़िया का कौन दुश्मन बनेगा? पता है आपको गूंगी गुड़िया और किसे बोला जाता था इंडिया में? इंदिरा गांधी को। पहले मतलब लोग ऐसे नहीं समझ पाते, अगर गूंगी गुड़िया उन्हें बोलते तो चिढ़ जाते हैं। फिर मैं बताता हूँ कि भाई गूंगी गुड़िया इंदिरा गांधी भी थी। आप यूज कैसे कर रहे हो? हाँ, फैक्ट आप कुछ भी लिख सकते हो, यूज कैसे कर रहे हो आप, दैट इज अप टू यू। हाँ पता है दोस्तों के बीच में नहीं होगी, क्लास में तो है, दोस्तों के बीच में। तो फिर दुश्मन कैसे बन गया कोई? दोस्त बने दुश्मन, वाह, ऐसा क्यों? मतलब इसके पीछे भी कहानी है, गुड, अच्छी कहानी हो, आई होप। चलो, सो राणा सांगा, दौलत खान लोधी, इन दोनों ने बाबर को बुलाया, और इन दोनों ने किससे लड़वाया? इब्राहिम से लड़वाया। क्लियर? कैलकुलेशन कहां पर गलत हो गई, या मिस कैलकुलेशन कहां पर हो गई? थोड़ी सी बस ये हो गई कि इन लोगों को बिल्कुल नहीं लगा था कि बाबर सोच रहा है स्टे करने की। इन्हें लगा बाकी इन्वेडर्स की तरह है, आएगा, लूटेगा, थोड़े से पैसे, मतलब हराएगा, थोड़े से पैसे दे देंगे, बेचारा वापस फरगना चला जाएगा। बट वो थक गया था, ही वॉन्ट्स टू मूव ऑन, कि कब तक तेरी यादों में जीऊं मैं, अब तो मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ, कि अब नहीं आ रहा मैं तेरे पास, बस बहुत हो गया, 2-3 बार आ गया, अब नहीं आ रहा, नहीं मिल रही तो ना मिले। मतलब ऐसे फरगना के बारे में सोचने लग गया था वो, है ना। एक टाइम बाद तो इंसान सोचता ही है ये सारी चीजें। तो बाबर ने भी सोचा यार कब तक फरगना की याद में जीऊंगा मैं, अब फरगना एक जगह है, ठीक है। कि फरगना जाने का सपना तो सपना ही रह गया, क्या पता बाद में जाऊं। उसने बोला चलो यहीं पर रुकते हैं। तो तब हुई यहाँ पर एक लड़ाई, और बहुत ही भीषण लड़ाई हुई। कौन सी लड़ाई हुई? पानीपत का। कौन सा युद्ध था पानीपत का? प्रथम युद्ध हुआ पानीपत का। वाय पानीपत? पानीपत ही क्यों? ये यूपीएससी पूछता है, वाय पानीपत। एसएससी पूछता है वेयर इज पानीपत, यूपीएससी पूछता है वाय पानीपत। अरे क्या जवाब दो, वाय पानीपत का मतलब क्या होता है यार? कि लड़ाई हुई तो पानीपत में ही क्यों हुई? हिज चॉइस। ये बोल रहा इंटरव्यू में, हिज चॉइस। और किसी के पास कोई जवाब? वाय पानीपत? गुड, प्लेन मैदान था। और भी तो कुछ होगा। कह सकते हो कैसे एरिया था जहाँ पे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, पानी वानी भी था, ठीक है, लड़ाई करने के लिए खुला लैंड था, मतलब आराम से लाखों की सेना भी बिल्कुल सामने से लड़ सकती थी। ऐसी और कहाँ पे मिलेगी आपको जगह? तो पानीपत में मिलेगी आपको। पानीपत में भीषण युद्ध हुआ था, ठीक है।
उधर जाने का मन नहीं कर रहा। चलो, सो बाबर जो थे वो पहली लड़ाई उन्होंने लड़ी यहाँ पे, एंड बाबर फॉट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन, कब हुआ था ये, डेट पता है किसी को? वेरी गुड, 1526। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत बाबर ने लड़ी, ठीक है, किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। जब ये लड़ चुका था, उसके बाद भाई साहब ने क्या करा, इब्राहिम लोदी को हराया। दौलत खान लोदी और राणा सांगा खुश हो गए कि भैया चलो अब तो खुश हो गए, अब तो मतलब क्या होगा, दिल्ली हमारा। टू देयर सरप्राइज बाबर डिसाइडेड टू स्टे। बाबर ने बोला मैं तो रुकूंगा, कि मेहनत मैं करूं, मावा तुम खाओ, ये कौन सी बात है भाई। तो बाबर ने जैसे स्टे करने का डिसाइड किया, तो फिर इन लोगों के साथ भी टसलवार, देखो दोनों के साथ लड़ा वो। और बाबर ने 4 युद्ध लड़े यहाँ। 1526 में आया बेचारा और 1530 तक निकल लिया, ठीक है, बहुत छोटी आयु में ही इसकी डेथ हो गई थी, ज्यादा नहीं जिया ये, ठीक है। 1526 में इंडिया पहुंचा, 1530 4 साल ही इंडिया रहा। मतलब जीवन किसी की तरह भी हो, बाबर की तरह ना हो, मैं तो बोलूं। बेचारा 13 साल से लेके बड़ी उम्र तक लड़ता रहा, ठीक है। फिर उसको इंडिया मिला भी, उसने जीता भी एक बड़ा एम्पायर, तो उस एम्पायर को कभी देख नहीं पाया कि यार क्या मेरा एम्पायर है, ठीक है। 4 युद्ध लड़े, 4 युद्ध के बाद बेचारा मर गया, हो गया भाई मेरा, आई एम डन विद दिस लाइफ, ठीक है। तो चारों युद्धों के नाम आपको याद है, तो पानीपत हो गया, दूसरा खानवा का युद्ध, किसके साथ हुआ था खानवा का, ट्रिक याद रखना इसका। और तीसरा युद्ध किसका था, मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी, पान खा चल घर, ऐसे करके, पान खा पानीपत, खा से खानवा, चा से चंदेरी और घा से घग्गर, ठीक है। तो पान खा चल घर, ऐसे करके आप ट्रिक याद रख सकते हो। अब आप बस इतना कर लेना, वैसे तो मैं इसको पढ़ा ही दूंगा जब पढ़ाऊंगा, अभी नहीं बता रहा मैं, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, कि अगर क्यूरियोसिटी जागे, शर्म आ जाए तुम लोगों। 26, 27, 28 और 30, ठीक है, ये देख लेना कि किस किस के साथ हुआ, ठीक है। ऐसे मुझे उम्मीद नहीं है तुम लोगों से कि तुम्हारी क्यूरियोसिटी अब जागेगी 1.5 महीने बाद, बट फिर भी आई एम होपिंग। CDSLTX, क्या क्या मैसेज आ रहा है? ओके, इतना समझ आ गया आप लोगों को? हाँ जी, क्लियर है सबको? तो बैटल ऑफ पानीपत हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हुआ, तो 4 युद्ध हो ही गए। 4 युद्ध के बाद आपका जब बाबर मर गया, तो किसने सक्सीड किया बाबर को? हुमायूं ने सक्सीड किया। हुमायूं की कहानी अपनी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बेचारा राजा बना तो थोड़ा सा वो भी शौकीन आदमी था, ठीक है। बाबर उसे कह के भी गया था, बाबर हुमायूं को बता के गया था कि बेटा तेरे राजपाट को जब तू मेरे बाद सक्सीड करेगा, तेरे को अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो एक व्यक्ति जरूर चैलेंज कर सकता है, अ वेरी एबल्ड अफगान रूलर, शेर शाह सूरी। सुना इनका नाम? अफगान था, शेर शाह सूरी समझ के, उसे इंडियन मत समझ लेना, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज करते हैं उसे कि मे बी ही वाज इंडियन, क्योंकि नाम शेर शाह सूरी अफगान नाम नहीं लगता, इट वाज लुक लाइक एन इंडियन नेम, ठीक है। ही वाज अफगान रूलर था, वो अफगानी रूलर हुआ करता था, और उन्होंने हुमायूं के राजपाट में एक ब्रेक लगाया, ठीक है। एक युद्ध हुआ था, आई थिंक कन्नौज का युद्ध था, हाँ शायद कन्नौज का युद्ध था, जहां पर शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया, और हुमायूं फिर वापस गया किधर की तरफ, अगेन वो भी गया अपने दादा दूदा की साइड, भाई मेरी मदद कर दो। वहां से बहुत सारे लोगों को पकड़ पकड़ के लाया, जब तक आया तब तक शेर शाह सूरी मर चुका था, ठीक है। फिर आके इसने दोबारा से जीत के भी क्या फायदा, बेचारा लाइब्रेरी चढ़ा गिर के मर गया। मतलब बहुत से मुगल तो ऐसे मरे हैं कि उनके तो बेचारे जी क्यों रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। मतलब पूरी जिंदगी लड़ता रहा, भागता रहा, तो जिंदा रहा, एक बार पढ़ाई करने की सोची और मर गया। अब तुम लोग सोचो, तुम लोग भी यही सोच रहे हो, जिंदा रहना है, मरना मुरना नहीं है इसमें, हुमायूं मत बन जाना। तो बाबर के बाद कौन आया था?
ऐसा मत समझना कि इसको बिल्कुल ऐसे मैं एकदम हवा में चला रहा हूँ, जब पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अंदर पढ़ने को बहुत है। इसके बाद आता है अकबर। ठीक है, अकबर कब से शुरू होता है? 1556 से शुरू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और 1605 तक जाता है अकबर। सबसे लॉन्गेस्ट जो रूल रहा है, राज रहा है, वो अकबर का ही रहा है आपका। ठीक है, तो ये हो गया अकबर के बारे में। तो अकबर के बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके क्या ही डिस्कस करे जाएगा अकबर को भी, अनगिन मतलब बहुत है। जैसे सुलह कुल की पॉलिसी हो गई, और क्या क्या था, सुलह कुल हो गया, किस तरह का टैक्सेशन लगाया जजिया के ऊपर। अच्छा हाँ, जजिया का तो डिस्कस करना भूल गए हो, क्योंकि जजिया इंपॉर्टेंट है। जजिया अकबर के टाइम पे भी और अभी औरंगजेब के टाइम पे भी आएगा। जजिया पता है किसी को क्या होता है? कर होता है। किस तरह का कर था ये? किस पे? नॉन मुस्लिम्स पे। ठीक है, नॉन मुस्लिम धिम्मीज जिन्हें बोला जाता था। ठीक है, उस समय पे टर्म होती थी धिम्मीज। धिम्मीज वाज अ टर्म गिवन टू द नॉन मुस्लिम। और किस किस पे लगाया जाता था ये? किस किस पे नहीं लगाया जाता था ये? जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो तुम बोलोगे ही नहीं, इतना तो मुझे भी पता है। हाँ ठीक है, पारसी उन पे नहीं लग रहा, तो वो नॉन मुस्लिम नहीं है। ठीक है, और किस किस पे नहीं लग, किस पे नहीं लग रहा है? मेरा सवाल तो है किस पे नहीं लग रहा है बेटा? महिलाओं पे लगता था? आप बताओ लॉजिक से, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, क्यों? यार हर जगह तुम महिलाओं को रिजर्वेशन भी दे दो, अभी वहाँ उसमें भी दे दो, पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन मिल गया, उत्तराखंड में एग्जामों में भी रिजर्वेशन है। जो हॉरिजॉन्टल था वो तो है ही, वर्टिकल और अलग से मिल गया। एक जजिया भी नहीं देने दे रहे तुम। अच्छा तुम होते तो क्या करते? लगाते जजिया महिलाओं पे? नहीं लगाते, क्यों? क्यों भाई? मतलब अगर आदमी अगर रिलीजियस यात्रा पे जा रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा, महिला जा रही है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये क्या बात हुई? ये कौन सा फायदा उठा रहे हो आप लोग महिला होने का? नहीं लगता था, महिलाओं पे नहीं लगता था, बच्चों पे नहीं लगता था, वृद्ध पे नहीं लगता था, ऐसे हिंदू सोल्जर्स जो मुगल आर्मी पे हैं उन पे भी नहीं लगता था। याद रख लेना, ठीक है? सिर्फ धिम्मीज पे लगता था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किसने लगाया था जजिया? कासिम ने लगाया था। ये कहाँ के रूलर हुआ करते थे? हाँ, अरब मतलब गुजरात साइड के रूलर हुआ करते थे, इंडिया में तो गुजरात साइड के थे। मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में से किसने लगाया था? सबसे ब्रूटल कौन था इन सब में? सबसे ब्रूटल, खूंखार? अरे इन सब में नहीं, दिल्ली सल्तनत में। ये तो मुगल हो गए हैं? नहीं, उससे भी खूंखार था भाई, अलाउद्दीन ने लगाया था। हटाया किसने था? है? अलाउद्दीन ने लगाया था, हटाया किसने उसके बाद, अलाउद्दीन के बाद? क्योंकि वो चलता ही रहा था, हटाया कौन? नहीं। किसके बारे में पढ़ रहे हो अभी? हाँ, अकबर ने हटाया। अब इसके बाद कौन लगाएगा? ठीक है, याद रखना, पहले कौन लगाया था? सबसे पहली बार जिक्र जजिया का आप किसके बारे में, किससे सुनते हो? कासिम से सुनोगे। फिर दिल्ली सल्तनत में लगाया किसने? खिलजी। कौन सा खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी। हटाया किसने? अकबर ने। अकबर के बाद दोबारा किसने लगाया? औरंगजेब ने लगाया। हटाने का मौका ही नहीं मिला किसी को, आज तक लगी रहा है। फिर तो दिल्ली सल्तनत हो गया, बोलते मुगल एम्पर ही खत्म हो गया ना, तो कहां से लगेगा बेटा? ठीक है, तो औरंगजेब के बाद तो कोई नहीं था जो हटा। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था औरंगजेब इन सब में। तो बेचारे को शौक भी तबले का था, जब तबला नहीं बजा पाता था तो राजाओं को बजा देता था। ठीक है, सो अकबर है। अकबर के बारे में तो बहुत चीजें पढ़ोगे आप, बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज भी है, बहुत सारी जगह पे उनको बुरा भी बताया गया है। ठीक है, इट इज मैटर ऑफ फैक्ट हाउ यू परसीव अबाउट अकबर। आपको क्या लगता है, वॉज अकबर अ गुड रूलर और बैड रूलर? मतलब अकबर की जो इमेज बनाई गई है, अ गुड बॉय इमेज, क्या वो वैसा ही था कि नहीं था? वाह,
बात तो सही कही है भाई, वेरी गुड। राजा अच्छा या बुरा नहीं होता, राजा राजा होता है। फिर भी जो गुड बॉय इमेज बनाई गई, मैं चलो सवाल आई विल रिफ्रेज, द काइंड ऑफ इमेज परसीव्ड ऑफ अकबर इन द मॉडर्न डे, डू यू बिलीव दैट अकबर वाज रियली दिस काइंड ऑफ पर्सन? सवाल ही चेंज कर दिया मैंने। आप बताओ ना क्या चल रहा है इमेज। हाँ जी, अकबर के बारे में नॉर्मल परसेप्शन क्या है? कौन अच्छा बोल रहा है? ठीक है, हाँ जी बताओ अब। यू हैव गुड क्वालिटीज ऑफ बीइंग अ डिप्लोमेट यार, तो आईएफएस की तैयारी कर, तो में अच्छी क्वालिटीज हैं सही में, एक अच्छा डिप्लोमेट बन सकता है अगर आईएफएस पहुंचे तो। मतलब ये मेरी वो रहेगी सलाह। एक वो तो ना, हम जैसे अब टीचर्स होते हैं, हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि किसकी क्या पर्सनैलिटी है। मैं तो यूजुअली पहले ही बता देता हूँ भाई मत करना। बहुत से बच्चे ना आईएएस करते रहते हैं, बट समझो आईएएस की पर्सनैलिटी इज अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी। बहुत लोग आईपीएस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट वो आईएएस के पीछे पड़े रहते हैं। थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ही सर्विसेज चुनना। इट्स नॉट अबाउट कि भाई आईएएस बन गए तो ज़्यादा कुछ मिलेगा, नहीं भाई, जिंदगी भी जीनी है। पता लगा आईएएस में जाके रिजाइन मार रहे हो क्योंकि वो वर्क नहीं करा जा रहा, और वंस यू आर इनटू आईएफएस और आईएएस आप दोबारा पेपर नहीं दे सकते, पता है ना ये। रिजाइन कर रहे तब पेपर दोगे। और अब तो आप लोगों के लिए अच्छा हो गया कि जो पुराने बच्चे वो पेपर नहीं डाल सकते। सर्विसेज में अगर कोई भी सिलेक्टेड है वो दोबारा पेपर नहीं दे सकता। आपको देना है, आप रिजाइन मारो, आओ दोबारा दो। इतना बड़ा रिस्क कौन ही लेगा? मतलब लगता है आपको कोई लेगा? सपोज आप आईपीएस में हो, पहले तो क्या था, आईपीएस वाले दे सकते थे आईपीएस में रह के, मना कर दिया उन्होंने, तो आप रिस्क लोगे कि पेपर आईपीएस छोड़ोगे फिर पेपर दोगे कि आईएएस बनना है, और पता लगा कुछ भी ना मिला तो आईपीएस भी गया और आईएएस भी गया। हाँ, अगर आपका है कि नहीं भैया आप आईपीएस सर्वाइव नहीं कर सकते और तब दे रहे हो, तब तो दैट थिंग आई थिंक इज अ गुड रीजन। बट जो बच्चे ऐसे होते हैं ना कि नहीं हमें आईएएस चाहिए, जो जिद होती थी, उसको चेंज करने का यूपीएससी ने थोड़ा सा मतलब डीओपीटी ने काम। हाँ, उस टाइम नहीं, इस टाइम से शुरू हुआ अभी से। हाँ, पहले पता है सिर्फ ये आईएफएस और आईएएस के लिए होता था कि वंस यू आर इनटू आईएफएस और आईएएस फॉरेन वाला, तो आपको रिजाइन करोगे तभी पेपर दे सकते हो। तो आईएएस दोबारा आईएएस का मतलब कोई रैंक बढ़ाने के लिए पेपर नहीं दे सकता था। आप रिजाइन करोगे तब दोगे। कौन कोई क्यों रिजाइन करेगा? आईएएस से बड़ी पोस्ट है ही नहीं भाई। और रैंक का क्या फर्क पड़ रहा है? आप 100 रैंक पे बने हो कि ऑल इंडिया रैंक 1 पे पढ़े हो, किसी को फर्क पड़ता ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट योर पॉलिटिकल कनेक्शन। मतलब हमारे सर एक एग्जाम्पल दिया करते थे कि जब जब से यूपीएससी का ग्लोरिफिकेशन होना शुरू हुआ है ना रैंकर्स का, तो एक रैंकर थे, ऑल इंडिया रैंक बना। हुआ क्या कि ऑल इंडिया रैंक जो बना है उनको पटक दिया किसी गांव में, नॉर्मल, मतलब ये तो नॉर्मल है जहाँ पे पंखा वंखा कुछ नहीं है। एक बंदा था जो 200-300 रैंक पे बना था, वो भाई साहब सेक्रेटरिएट में बैठ रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई साहब के ससुर जी जो है वो सेक्रेटरिएट में काम करते थे, है ना। प्रिपरेशन करते टाइम भाई साहब ने एक अच्छी लड़की से संबंध हुए उनके, और उनके पिताजी निकल गए कैबिनेट सेक्रेटरिएट में। तो बाद के खेल थोड़े अलग होते हैं, यूपीएससी के खेल थोड़े अलग होते हैं। तो हर जगह के खेल सीख के तभी खेलना। चलो अकबर, अकबर के बाद कौन आया? अच्छा, सलीम कहाँ गया? यही जहांगीर, यही सलीम है। ठीक है, इन्होंने इन्हीं की वजह से चिनवाई गई थी। क्या नाम था उसका, मैं भूल गया। अरे वो सूट भी बनते हैं ना उस तरह के, अनारकली। हाँ, अनारकली। तो मेरी बहन डिजाइनर है तो बनाती रहती, तो मेरे को याद हो गया उसके बिना। ठीक है, तो जहांगीर, जहांगीर के बाद कौन आया? शाहजहां। ठीक है। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां की तो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, शाहजहां और मुमताज की कहानी। ठीक है, उसके बाद द क्रूलेस्ट रूलर ऑफ इंडिया, औरंगजेब। ठीक है, तो यहाँ पर आपको औरंगजेब देखने को मिलेगा।
और औरंगजेब की कहानी सिंपल इतनी सी है, ये भी लगभग अशोक की तरह ही, मतलब इसने इतने लोग तो नहीं मारे, बट हाँ शाहजहां का एक बड़ा बेटा था दारा सिक्खो, इसके बारे में यहाँ उत्तराखंड में पढ़ा होगा आप लोगों ने। दारा सिक्खो का एक बेटा उत्तराखंड आया था, सुलेमान सिक्खो। ठीक है, चलो याद तो है, ये एक लौता फैक्ट है जो मुझे याद है उत्तराखंड का, मैंने जो थोड़ी बहुत उत्तराखंड पढ़ी है क्योंकि मैंने दारा सिक्खो से लिंक किया था। ठीक है, इसका बेटा था सुलेमान सिक्खो। ठीक है, तो दारा सिक्खो को मारा, और सोचो मतलब मारा, मुंडी को प्लेट में रख के अपने बाप के पास भेज, और फिर खुद राजा बन गया। तो औरंगजेब इतना क्रूल रूलर हुआ करता था। सेकंड नंबर पे सबसे लॉन्गेस्ट इन्हीं का रहा है। ठीक है, सेकंड लॉन्गेस्ट इन्हीं का रहा है, और टेरिटरी वाइज बहुत ज्यादा एरिया इन्होंने कैप्चर किया था। तो औरंगजेब के बारे में बाकी और भी चीजें हैं, वो धीरे धीरे करके हम देख ही लेंगे। क्लियर? इतना समझ आया? सबको समझ आया? ये पूरी की पूरी कहानी हमें करनी है, वैसे तो यहाँ तक करेंगे। ठीक है, इनके जो बाद के रूलर है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेटर वालों के बारे में पता है आपको? औरंगजेब के बाद कौन कौन थे? बस नाम अगर आपको याद हो। है शाह आलम सीधा? किसका? शाह आलम बीच में आया था। शाह आलम कब के टाइम पे था? शाह आलम बक्सर के टाइम पे था बेटा। बहादुर शाह जफर क्रांति के टाइम पे था बेटा। बहुत सारे हैं, मैं ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से पागल हो जाओगे। मैं तो बनाई हुई भाजी सब्जी फरमाजी। हाँ, अब देखते जाना। तो भानदार शाह, जानदार शाह जी, फरुखसियार, रुक जाओ यार, फरुखसियार के बाद कौन थे? शाह आलम। फरुखसियार, फरुखसियार के बाद शाह आलम। ठीक है, शाह आलम सेकंड था। फिर इनके बाद इंपॉर्टेंट है मोहम्मद भाई। मोहम्मद बिन रंगीला। मोहम्मद बिन रंगीला के बाद कौन था यार? रफ़ीउद्दौज़ात, रफ़ीउद्दर्ज़ात। ठीक है, ये दो थे। अकबर सेकंड, और बहुत छोटे छोटे हैं, बट इंपॉर्टेंट यही है जो सुनोगे आप कभी भी। ठीक है, मोहम्मद बिन रंगीला, और इसके बाद तो आप सीधा आ जाओगे किसके ऊपर? जफर भाई के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं तो पढ़ लेना। ठीक है, भानदार शाह, जानदार शाह, इसका बेचारे का 1 साल का ही रूल था। ठीक है, इसका 5 साल का था, इन दोनों का मिला के इसका 6 साल का था। ठीक है, ये ध्यान रखना। फरुखसियार इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फरुखसियार वो बंदा था जिसने किसको दस्तक दे दिया था? यस, ही हैव गिवन दस्तक टू ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर फ्री ट्रेड इन, कहां पर? एम्पायर। और उसके एम्पायर में अगर फ्री ट्रेड मिल रहा है किसी को, तो इट्स मीन दैट आल्सो अप्लाई टू द बंगाल एरिया। वो किसको भी अप्लाई करेगा? बंगाल एरिया को भी अप्लाई करेगा। और यहीं से फिर कहानी शुरू हो जाएगी। कौन सी वाली कहानी? कि बंगाल में इन्हें दस्तक मिल गया, तो जब तक कौन था? अलावर्दी था वहां पे, मुर्शिद कुली खान था, तब तक सही चल रहा था। लेकिन जैसे ही कौन आया वहां पे? सिराजुद्दौला, आप की तरह का एक यंग ब्लड, जैसे ही वो नवाब बना, वो बोल रहा कि भाई एरिया मेरा, ये टैक्स क्यों नहीं दे रहे, नुकसान तो मेरा ना। तो फिर ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई, फिर जाके आपका कौन सा युद्ध हुआ? हाँ, अब बैटल ऑफ प्लासी के बारे में ऐसा बोला जाता है बाय सम हिस्टोरियन, इट वाज एलिज्ड दैट अ बैटल दैट वाज नेवर फॉट। ऐसी लड़ाई जो कभी लड़ी ही नहीं गई है, जो सिर्फ किताबों में लड़ी गई हो, और उसकी कहानी जब भी सुनोगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि दिस वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एज अ रूलर। ठीक है, एज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। बट इसके बाद की जो युद्ध हुआ था कौन सा? देखो, तो बैटल ऑफ प्लासी, फिर उसके बाद जब आपका सिराजुद्दौला को मार दिया, मीर कासिम, मीर जाफर, मीर कासिम। ठीक है, उसके बाद में कौन? पानीपत। हाँ, 61 वाला वो अलग कहानी चल रही है, वो मराठाओं की कहानी चल रही है। अभी हम
हाँ, जैसे ये हो गया आपका 1757, ऐसे तो बीच में बहुत से आए हैं। 1761, 1760 में भी एक युद्ध हुआ था। बताओ कौन सा हुआ था 1760 में? 1860 में हुआ था। वन डिवॉश का युद्ध कब हुआ था? 1760 ही तो है। हाँ, 1760 है वन डिवॉश का युद्ध। किस किस के बीच हुआ था वन डिवॉश का युद्ध? मेरा सबसे वीकेस्ट पार्ट था हिस्ट्री एक टाइम पे, फिर भी मुझे इतना याद है। वो बस एक ही वजह से याद है कि मैं बार बार बस रिपीटेटिव नेचर में पढ़ता रहता था। हिस्ट्री पढ़नी है तो एक चीज ध्यान रखना है, हिस्ट्री पढ़ने का एक ही तरीका है। वो जो बुढ़े नहीं बताते, मतलब पुराने जमाने के आदमी बताते थे ना कि बैठ जाओ और बस पढ़ते रहो, हिस्ट्री वैसे ही पढ़ी जा सकती है। नए सब्जेक्ट्स अच्छे तरीके से, उनमें मैं आपको ट्रिक्स बता सकता हूँ कि यार यहाँ से पढ़ो, ऐसे पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, फील करके पढ़ो। हिस्ट्री कुछ फील वील नहीं करनी भाई। देखो, हिस्ट्री पढ़ने का एक ही तरीका है, बैठो और पढ़ो चुपचाप, और 10 बार पढ़ो, एक बार नहीं 10 बार पढ़ो है। हाँ हाँ, बस अगर कहानी बना पाओ, अगर मेरी तरह ट्रिक्स लगा पाओ, मैं तो हर ट्रिक्स में ट्रिक्स लगा रखी है, मेरे को कभी याद नहीं रहता। देखो, मेरे जैसे बंदे के लिए फैक्ट याद रख पाना इज द लास्ट थिंग जो मैं कर सकता हूँ अपने जीवन में, लास्ट पॉसिबल थिंग। बट क्या करे, जिंदगी ने मजबूर हमेशा वही करने को करा है जो मैं करना नहीं चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा इफ यू अप्लाई ट्रिक्स। जितनी ट्रिक्स आप लगा सको उतना बेटर है, जितनी जल्दी आप सीख जाओ ये चीज उतना बेस्ट है। ठीक है, सो मीर कासिम प्लस कौन कौन? हाँ भाई, जरा बता दो यहाँ पे मीर कासिम के साथ और कौन आया था? सुजाउद्दौला। मॉडर्न तो पढ़ी है ना आप लोगों ने, तो मॉडर्न में तो पढ़ा होगा। मीर कासिम, सुजाउद्दौला, और सुजाउद्दौला के साथ तीसरा कौन लड़ा था? हाँ जी, बीए हिस्ट्री। हिस्ट्री विद बीए पार्ट। दो ही शब्द पढ़ रहे हो, वो भी उल्टे पढ़ रहे हो, बताओ यार। और कोई है यहाँ पे बीए वाला? हिस्ट्री है सब्जेक्ट? अरे इतने दिनों से छुपी बैठी थी। ये वही होता, घर का बेदी लंकट है, दिया तो ले अंधेरा। कहाँ से कर रहे हो तुम? पीजी से? ओपन? अच्छा, ओपन कर रहे हो क्या? यू आपका रेगुलर चल रहा है, ओपन चल रहा है? इग्नू? यू उसे ओपन कहाँ बोलते? बोलो ओपन कर रही हूँ, रेगुलर की डिग्री मिलेगी पर, है ना? ओपन की डिग्री मिलेगी। यूपी से करके भी ओपन की डिग्री क्यों ले रहे हो? वहां तो बहुत सारे कॉलेज है जो रेगुलर की डिग्री दे देते हैं ओपन करके। बेटा बात करनी पड़ती है। कुछ नहीं, कुछ लोगों को रहता है कि आप लोग फोकस नहीं थे ऐसे, वरना जो यू इग्नू इनकी डिग्री है वो सेम ही रेलेवेंस रखती है। ऐसा कोई फर्क नहीं होता, पढ़ा आप लोगों ने सेम ही है। आपका कोई रीजन होगा ना ओपन से करने का, जस्टिफाई कर देना कि बस। ये जस्टिफिकेशन बहुत रहेगा, मोर देन एनफ है कि भाई मैं प्रिपेयर कर रही थी, फुल स्केल फोकस वहाँ था, ग्रेजुएशन पे ध्यान नहीं था पूरे। इट इज जस्ट एन एलिजिबिलिटी, बहुत क्लियरली बोलना। ये इमोशनल ट्रैप में मत फंसना उनके कि आप ग्रेजुएशन पे ध्यान। कौन ना? नहीं 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 नहीं, बहादुर साहब अभी तो 1764 पे पहुंचे हैं देवी जी हम। बहादुर साहब सफर मैंने बोला ना, ये 1857 में है, बहुत सालों का डिफरेंस है। अभी तो 90 साल बाद आएगा सफर अभी, इसलिए। हाँ, इसलिए तो पूछो कौन सा राजा था यहाँ पे, कौन सा मुगल एम्परर था इनके साथ? शाह आलम सेकंड। इनको भी जब हरा दिया किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। देन इट वाज एस्टेब्लिश्ड किया ईस्ट इंडिया कंपनी। अब सही में इंडिया आ गई है, और वहां से आपकी कौन शुरू हो जाती है? आधुनिक भारत शुरू हो जाता है, मध्यकालीन भारत खत्म हो जाता है। तो बस यहाँ तक हम करेंगे, ठीक है? तो एक दिन में देखो, एंशिएंट पढ़ाने में 2 दिन लग गए थे, मेडिवल में एक ही दिन में पूरी कहानी खत्म हो गई। मेडिवल जल्दी खत्म हो जाएगी, मेडिवल महीने से पहले खत्म हो जाएगी शायद, अगर हम स्पीड में पढ़ेंगे तो। बस वो है कि स्पीड में पढ़ने के लिए आप लोगों का भी सपोर्ट उतना जरूरी है। मैं शुरू शुरू में ट्राई कर रहा था कि थोड़ा आप लोग उठो, मैं समझ गया आप नहीं उठ रहे, छोड़ो। अरे मजाक कर रहा हूँ, पर थोड़ा सा यार कर लो, थोड़ा सा पुश कर लो अपने आप को, तुम्हारा ही जिंदगी में कुछ भला होगा।
किसी को कोई डाउट सवाल?